नमस्कार। नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की कह सकते हैं रगों में उतर रहे हैं। इसकी पर्वत श्रृंखलाएं और ज़मीन के नीचे जो इसकी चट्टानी बनावट है उस पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसका आधार एक यूट्यूब लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। इसमें मध्य प्रदेश के इस भूगोल को काफ़ी विस्तार से समझाया गया है। और हमारा काम देखिए इस जानकारी के समंदर से मोती निकालना, वो सबसे खास बातें और दिलचस्प पहलू जो मध्य प्रदेश की इस जटिल सी ज्योग्राफी को समझने में मदद करें। बिल्कुल। तो तैयार हैं इस सफ़र के लिए? चलिए। हाँ, शुरू करते हैं विंध्यांचल से। हाँ। स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटता है ना? बिल्कुल। पश्चिम में विंध्यांचल, बीच में भांडेर और पूरब में कैमूर। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो पश्चिम वाला हिस्सा है जिसे हम सिर्फ विंध्यांचल कह रहे हैं, हाँ। उसमें मांडू आता है। अच्छा। असरफी हिल्स हैं, वांचुंग पॉइंट जैसी जगहें, और हाँ, मशहूर भीमबेटका की गुफाएं भी इसी रेंज में हैं। भीमबेटका भी यही है? हाँ, और ये जानना जरूरी हो सकता है, मतलब कौन सी जगह किस पहाड़ी का हिस्सा है, खासकर अगर कोई जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो। असरफी हिल्स नाम तो बड़ा शाही लगता है। और बीच वाला हिस्सा भांडेर श्रेणी, वहाँ क्या है? हाँ, भांडेर की पहचान है उसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। इसे गुडविल पीक भी कहते हैं। सद्भावना शिखर। जी, ये दमोह जिले में है और इसकी ऊंचाई करीब 752 मीटर है। 752 मीटर? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल जैसा स्रोत बताता है MPPSC परीक्षा में आ भी चुका है। हो, अच्छा, यानी ये सिर्फ पहाड़ नहीं, परीक्षा के सवाल भी बन जाते हैं। बिल्कुल, तो ऊंचाई याद रखना फायदेमंद हो सकता है। सही कहा। और सबसे पूर्वी हिस्सा कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी भी खास है। इसमें सतना का गिद्धराज पर्वत है। हाँ। और मैहर का त्रिकुटा पर्वत भी यही है। अच्छा। गिद्धराज पर्वत से केन नदी भी निकलती है, लेकिन सबसे अहम बात जो स्रोत ने बताई, कैमूर श्रेणी वो यमुना और सोन नदी के बीच पानी को बांटने का काम करती है। एक तरह की वाटर डिवाइड है ये। वाटर डिवाइड मतलब ये तय करती है कि बारिश का पानी यमुना की तरफ जाएगा या सोन की तरफ। सोचिए, एक पहाड़ नदियों का रास्ता तय कर रहा है। कमाल है, ये तो नदियों के रास्ते तय करने वाली दीवार जैसी हो गई एक तरह से। अच्छा, अब विंध्याचल के थोड़ा दक्षिण में चलते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की तरफ। स्रोत इसे भी 3 भागों में बांटता है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम में है राजपीपला, बीच में महादेव और पूर्व में मैकाल। राजपीपला, महादेव, मैकाल, ठीक है। तो राजपीपला गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक फैली है। इसमें अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ जैसी कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कई सारी। हाँ। स्रोत ने एक मजेदार तरीका बताया ना याद रखने का। कई नामों के आखिरी में की पहाड़ियां आता है, जैसे अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां। अच्छा, ये तो आसान ट्रिक है, पर क्या हमें ये सारी याद रखनी होंगी? ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं, शायद उतना जरूरी नहीं। मुख्य बात यह है कि राजपीपला पश्चिमी सतपुड़ा है। हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी जरूर याद रखनी चाहिए, चूलगिरी। चूलगिरी। हाँ, बड़वानी जिले में है, लगभग 1215 मीटर ऊंची। 1215 मीटर, ठीक है। और हाँ, असीरगढ़ का किला, उसे दक्षिण का दरवाजा या गेटवे टू द साउथ भी कहा जाता है। वो इसी राजपीपला रेंज में पड़ता है। उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, तो फोकस अहम चोटियों और उनके महत्व पर रखना है, समझ गया। अब सतपुड़ा के मध्य भाग महादेव श्रेणी पर आते हैं। यहाँ क्या खास है? महादेव श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। ये खंडवा से सिवनी तक फैली है और यही है मध्य प्रदेश की शान धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ ये न सिर्फ महादेव श्रेणी की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे मध्य प्रदेश की 1350 मीटर। ये कहाँ पर है? ये पचमढ़ी के पास है, होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ जैसी फेमस जगह भी इसी महादेव रेंज का हिस्सा है। वाह, तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव श्रेणी में, ठीक है। और सतपुड़ा का पूर्वी भाग वो मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी सिवनी से छत्तीसगढ़ तक जाती है। इसका आकार थोड़ा अर्धचंद्राकार जैसा बताया गया है स्रोत में। अर्धचंद्राकार। हाँ, और यहीं पर है प्रसिद्ध अमरकंटक पठार। अमरकंटक, जहां से नर्मदा निकलती है। बिल्कुल, नर्मदा, सोन और जोहेला नदियां यहीं से निकलती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरकंटक चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग
1067 मीटर है, वो मैकाल में है। अच्छा, धूपगढ़ महादेव में और अमरकंटक मैकाल में। कंफ्यूज नहीं होना है। सही। जबकि सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव श्रेणी में थी। मैकाल रेंज खनिजों के लिए भी जानी जाती है, खासकर बॉक्साइट यहाँ मिलता है। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम वाला। हाँ, वही। तो एक ही सतपुड़ा रेंज में 3 अलग-अलग हिस्से, और हर हिस्से की अपनी पहचान, अपनी सबसे ऊंची चोटी और खासियत। जी, बिल्कुल। धूपगढ़ महादेव सबसे ऊंची पूरे एमपी में, फिर चूलगिरी, राजपीपला, और अगर हम विंध्याचल को देखें तो सद्भावना भांडेर थी 752 मीटर्स। स्रोत ने कुछ और चोटियों का भी जिक्र किया था ना, जैसे बुंदेलखंड या मालवा की। हाँ हाँ उनकी ऊंचाई इनसे कम है शायद। हाँ हाँ, तुलना के लिए ये जानना अच्छा रहता है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, वो करीब 1172 मीटर है। सिद्ध बाबा 1172 मीटर्स। और मालवा पठार की सबसे ऊंची है सिगार चोटी, वो 881 मीटर। सिगार 881 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा की चोटियां जैसे धूपगढ़ 1350 मीटर्स और चूलगिरी 1215 मीटर्स, वो विंध्याचल की सद्भावना 752 मीटर्स, या पठारी चोटियों जैसे सिद्ध बाबा 1172 मीटर्स और सिगार 881 मीटर से काफी ऊंची है। हाँ, ये तुलना वाकई तस्वीर साफ करती है, ऊंचाइयों का अंदाजा लग जाता है। अच्छा, इन मुख्य पहाड़ों के अलावा स्रोत में कुछ और स्थानीय पहाड़ियों का भी जिक्र था, जैसे शहरों के आसपास। बिल्कुल था। जैसे सतना में गिद्धराज पर्वत का जिक्र तो हमने किया ही। हाँ, जहां से केन नदी निकली। वहीं पास में नरो हिल्स भी है, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर बताई गई हैं। भोपाल शहर खुद वो श्यामला, अरेरा, कटारा जैसी पहाड़ियों पर बसा है। हाँ, भोपाल तो है ही पहाड़ियों पर। फिर ग्वालियर का गोपाचल पर्वत भी अहम है। स्रोत बताता है कि वहां चूना पत्थर मिलने की वजह से आसपास सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हैं। अच्छा, चूना पत्थर और सीमेंट फैक्ट्री। और जबलपुर की लमेटा हिल्स भी हैं, वो जियोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, इनके अंदर संसाधन भी छिपे हैं। और नदियों से इनका क्या रिश्ता बताया था स्रोत ने? नर्मदा और ताप्ती का जिक्र आया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत बताता है कि नर्मदा नदी वो उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच बनी एक गहरी घाटी में बहती है। घाटी में? हाँ, इसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं, मतलब जमीन के धंसने या खिंचने से बनी घाटी। ओहो। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा भी बनाती है। अच्छा। तो ये पहाड़ न सिर्फ ऊंचाई देते हैं, बल्कि नदियों के रास्ते भी तय करते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा ने नर्मदा के लिए रास्ता बनाया और सतपुड़ा ने ताप्ती का। वाह, पहाड़ों से नदियों तक ये तो एक पूरी कहानी है। लेकिन ये पहाड़ बने कैसे? मतलब इतनी ऊंची रचनाएं। यहीं पर शायद हमें जमीन के और अंदर झांकना होगा, मध्य प्रदेश की चट्टानों की कहानी समझनी होगी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसका भी जिक्र था, एक क्रम बताया गया था शायद। हाँ, और ये कहानी तो करोड़ों साल पुरानी है। स्रोत चट्टानों का एक ऐतिहासिक क्रम बताता है, मतलब कौन सी चट्टानें पहले बनी, कौन सी बाद में। हाँ हाँ। सबसे पुरानी है आर्कियन चट्टानें, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन, गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप, और सबसे नई है टर्शियरी। अरे बाप रे, इतने सारे नाम! आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी। इन्हें याद कैसे रखा जाए? कोई आसान तरीका है। स्रोत में एक आसान तरीका, एक निमोनिक दिया गया है। निमोनिक? अच्छा। हाँ, आधा कवि गोद में। आधा कवि गोद में, ये कैसा है? देखिए, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, क से कडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और द से दक्कन ट्रैप। अरे वाह। आधा कवि गोद में टर्शरी को अलग से याद रखना होगा बस। हाँ, पर ये क्रम समझने में काफी मदद करता है। ये तो बढ़िया है। तो शुरू करते हैं सबसे पुरानी यानी आर्कियन चट्टानों से। ये कैसी हैं? क्या खास है इनमें? ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, मतलब प्री कैम्ब्रियन काल की। सोचिए, ये तब बनी जब जीवन शायद शुरू भी नहीं हुआ था। ओह। गर्मी और दबाव के कारण इनका रूप बदल गया है, जिसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और ये नीस और शिस्ट जैसी चट्टानों में बदल गई हैं। बुंदेलखंड नीस इनमें सबसे पुरानी मानी जाती है। नीस और शिस्ट? हाँ, और क्योंकि ये जीवन से पहले बनी, इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं मिलते। फॉसिल्स नहीं मिलते, ठीक है। ये खासकर बुंदेलखंड इलाके में मिलती हैं, टीकमगढ़, निवाड़ी वगैरह। सबसे पुरानी बिना जीवाश्म वाली, ठीक है। अब यानी धारवाड़, ये कैसे बनी और इनमें क्या है?
ये आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने मतलब अपरदन और फिर जमा होने यानी निक्षेपण से बनी है। इनमें भी इतना ज्यादा बदलाव आया है कि जीवाश्म नहीं मिलते। इनमें भी नहीं है जीवाश्म? नहीं, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ये जबलपुर के पास सकोली सीरीज में, बालाघाट में चिल्पी सीरीज और छिंदवाड़ा में सौसर सीरीज में मिलती हैं। सकोली, चिल्पी, सौसर। हाँ, और इनमें खनिज खूब मिलते हैं, खासकर मैंगनीज। इसीलिए स्रोत इन्हें समृद्ध चट्टाने कहता है। बालाघाट की जो मैंगनीज खदानें हैं ना, वो इन्हीं चट्टानों की देन है। अच्छा, तो खनिजों का असली खजाना धारवाड़ में छिपा है, मैंगनीज। ठीक है। अब कड़प्पा क्रम, इनमें क्या खास है? कडप्पा चट्टानें धारवाड़ के बाद बनी। ये मुख्य रूप से पन्ना, छतरपुर, सतना, जिसे बिजावर सीरीज कहते हैं, और ग्वालियर में मिलती हैं। पन्ना, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, और इनका सबसे बड़ा खजाना हीरा। ये कडप्पा के बाद बनी परतदार चट्टानें हैं। ये विंध्याचल रेंज की कैमूर, भांडेर जैसी श्रेणियों में खूब मिलती हैं। और इनमें क्या मिलता है? इनमें भवन निर्माण के लिए जरूरी चीजें खूब मिलती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन? हाँ, सैंडस्टोन, जिससे लाल किला वगैरह बना है। फिर चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर। चूना पत्थर? हाँ, और स्रोत ने बताया कि जहां जहां चूना पत्थर मिलता है, जैसे सतना, कटनी, रीवा में, वहां सीमेंट उद्योग खूब फला फूला है। तो सीधा कनेक्शन है चट्टान और इंडस्ट्री का। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा लिंक है। चूना पत्थर है तो सीमेंट बनेगा। अच्छा, अब यानी गोंडवाना चट्टाने, इनका क्या महत्व है? गोंडवाना चट्टाने ये भारत के लिए कह सकते हैं सोने जैसी हैं, क्योंकि इनमें कोयला भरा पड़ा है। कोयला? हाँ, भारत का लगभग 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से आता है। मध्य प्रदेश में ये सतपुड़ा क्षेत्र में, जैसे पेंच घाटी, और बघेलखंड क्षेत्र जैसे सोन घाटी, सिंगरौली, यहाँ मिलती है। सिंगरौली, जहां बहुत कोयला है। हाँ, सिंगरौली की मोटी कोयला परतें तो दुनिया भर में मशहूर है। तो गोंडवाना मतलब कोयला यानी ऊर्जा का स्रोत। सही है। अब द दक्कन ट्रैप, ये नाम तो मालवा के पठार के साथ बहुत सुनने को मिलता है। एकदम सही पहचाना। दक्कन ट्रैप का निर्माण आज से करीब 6-7 करोड़ साल पहले हुआ था, क्रिटेशियस युग के अंत में। कैसे हुआ था? हुआ ये कि जमीन में दरारें पड़ी, मतलब फिशर इरप्शन हुआ, और उनसे लावा निकलकर फैलता गया, परत दर परत जमता गया। ट्रैप का मतलब ही सीढ़ी जैसा होता है। अच्छा, लावा की परतें। हाँ, ये बेसाल्ट नाम की आग्नेय चट्टानें हैं। इनसे ही पूरा मालवा का पठार बना है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा। और इससे क्या होता है? जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूटती फूटती हैं, मतलब उनका अपरदन होता है, तो बनती है काली मिट्टी। काली मिट्टी। हाँ, वही जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए इतनी उपजाऊ है। तो मालवा की उपजाऊ काली मिट्टी का राज यही दक्कन ट्रैप का लावा है। इनमें बॉक्साइट भी मिलता है। ओहो, तो ये कनेक्शन है, लावा, बेसाल्ट, काली मिट्टी, उपजाऊ मालवा। कमाल है। हाँ। और सबसे आखिर में वो टर्शियरी चट्टानें, वो कब बनी? ये भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से सबसे नई, मतलब हाल की बनी चट्टानें हैं। लाखों साल पुरानी, पर बाकियों के मुकाबले नहीं। अच्छा। ये ज्यादातर नदी घाटियों में मिलती हैं, जैसे नर्मदा सोन घाटी में। ये नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी, रेत, बजरी के जमने से बनी है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश की जमीन की पूरी कहानी, आर्कियन की बुनियाद से लेकर दक्कन ट्रैप के लावे और नदियों की लाई ताजा मिट्टी तक। आधा कवि गोदमे ने काफी मदद की। हाँ, वो क्रम याद रखने में आसान कर देता है। स्रोत में हीरे की खदानों के बारे में एक और बारीक जानकारी थी शायद, और ग्वालियर के पास की चट्टानों के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक बताया था। हाँ, स्रोत ने ये साफ किया था कि हीरे मुख्य रूप से कडप्पा क्रम की बिजावर श्रेणी में है, पर थोड़ी मात्रा अपर विंध्यन श्रेणी में भी मिल सकती है। अच्छा। और ग्वालियर में जो कडप्पा चट्टानें हैं, उनके निचले हिस्से को पार और ऊपरी हिस्से को मोरार कहते हैं। ये काफी मतलब डिटेल्ड जानकारी है। पार और मुरार, ग्वालियर, कडप्पा।
ठीक है। और एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी बताया था आपने, विंध्य पर्वत का जिक्र। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि विंध्य पर्वत का नाम ना सिर्फ हमारे राष्ट्रगान जनगण मन में आता है, हाँ, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। बिल्कुल, बल्कि मध्य प्रदेश का जो राज्य गान है, सुख का दाता सबका साथी, उसमें भी इसका उल्लेख है। अरे हाँ, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, उसमें भी है। हाँ, तो ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ जमीन और पत्थर नहीं है, वो हमारी संस्कृति और पहचान का भी एक अहम हिस्सा है। तो ये था मध्य प्रदेश के पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर जमीन के नीचे दबी करोड़ों साल पुरानी चट्टानों तक का एक कह सकते हैं गहरा गोता, जैसा कि हमारे स्रोत उस YouTube लेक्चर के ट्रांसक्रिप्ट में दिया गया था। और इस पूरे विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ दिखता है कि कैसे ये भूवैज्ञानिक बनावट सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है। यही असल में तय करती है कि पहाड़ कहाँ होंगे, नदियाँ किधर बहेंगी, कौन से खनिज मिलेंगे, मिट्टी कैसी होगी। हाँ, मिट्टी कैसी होगी, और यहाँ तक कि कौन से उद्योग कहाँ लगेंगे। जैसे धारमाड़ में मैंगनीज मिला तो वहाँ खदानें खुली, कडप्पा में हीरा मिला पन्ना में, विंध्यन के पास चूना पत्थर मिला तो सीमेंट फैक्ट्रियां लगीं, गोंडवाना में कोयला मिला तो बिजली घर बने, दक्कन ट्रैप से काली मिट्टी मिली तो खेती अच्छी हुई। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही कहा, सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और ये सोचने पे मजबूर करता है, अगर जमीन की बनावट का संसाधनों और उद्योगों पर इतना गहरा असर है, तो क्या इन भौगोलिक और भूवैज्ञानिक विशेषताओं ने, जो लाखों करोड़ों साल में बनी, मध्य प्रदेश के इतिहास, लोगों के बसने के तरीकों को और शायद उनकी संस्कृति को भी, मतलब अनजाने में ही सही, पर क्या किसी तरह प्रभावित किया होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये पड़ताल का एक बिल्कुल अलग रास्ता खोलता है। भविष्य में इस पर भी सोचा जा सकता है।